हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सर उमेश कुमार। मैं ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10th में इस लॉकडाउन के कारण अपने नोट्स, अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस उसको पढ़ेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो यूट्यूब से पढ़ाई करने में लगे हैं। अक्सर हम यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए लोग सिर्फ टॉपिक्स को समझा देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो नोट्स नहीं लिख पाते। इसलिए सबसे पहले मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं और उस नोट्स को स्पेशली एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस नोट्स के बारे में आप बेहिचक अपने एनसीईआरटी किताब से देख सकते हैं और देखकर आप उसे जांच कर पाएंगे कि ये बिल्कुल सही नोट्स हैं। तो इस वीडियो से आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक, या आपका तो नोट्स भी कंप्लीट होगा और साथ ही साथ वीडियो के अगले पार्ट, एक पार्ट हो, दो पार्ट हो या तीन पार्ट हो, आप सारे पार्ट्स को सुनेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर भी सारे डील आउट हो जाएंगे। तो आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग क्लास 10th में आते हैं तो कई सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का पता नहीं होता, जिसके कारण उन्हें क्लास 10th में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान देते हुए मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपके लिए फंडामेंटल केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातों को मैंने पहले डील आउट किया है ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर और इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको 9th क्लास में सीख लेना चाहिए था। अगर आप फिर भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा ताकि आप लोग अपना इस चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो कि एसिड बेस एंड साल्ट है और थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल, हर एक चैप्टर में कम से कम 3 चैप्टर्स में आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए आइए हम अपना देखते हैं चैप्टर क्या है। हम पेज नंबर 1 पे हैं। पेज नंबर 1 आप देख सकते हैं कि हेडिंग डाला गया है फंडामेंटल केमिस्ट्री। इस फंडामेंटल केमिस्ट्री में हम जानेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बेसिक? सबसे पहले आपको पहचान मैं दिला दूं। यहाँ लिस्ट बनाए गए, 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है मेटल का, देख सकते हैं मेटल है जिसमें मेटल का सिंबल, कैटायन और उसकी वैलेंसी दी गई है। इस लिस्ट में सारे मेटल्स के नाम लिखे गए हैं जिसका यूज़ हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में करेंगे। तो बिल्कुल बेझिझक आप इन सब लिस्ट को सबसे पहले लिस्ट आउट करेंगे और उनकी वैलेंसी ज़रूर ध्यान रखेंगे। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे तब इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले उतार लेंगे। नीचे देख सकते हैं, जैसे ऊपर से बताऊं मैं, मेटल है। यहाँ पे मेटल का सिंबल है जैसे हाइड्रोजन का H। जब ये कैटायन में होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, इन चारों की वैलेंसी 1 होती है, आप याद रखना। फिर अगर हम बात करें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लीड, बैरियम, कॉपर 2, आयरन 2 जिसको हम लोग फेरस भी कहते हैं, इन सभी की वैलेंसी 2 होती है। फिर हम बात करें एल्युमिनियम, आयरन 3 जिसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, और मैंगनीज़ की यहाँ स्पेलिंग गलती हो गई है, आप लोग मैंगनीज़ की स्पेलिंग ठीक कर लेना, MANGANESE, मैंगनीज़। ठीक है, N छूट गया है सिर्फ यहाँ पे। इन सभी की वैलेंसी, एल्युमिनियम और आयरन की वैलेंसी 3 होती है और मैंगनीज़ की वैलेंसी 4 होती है। मैंगनीज़ वैसे इस्तेमाल नहीं होगा अभी तक, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ नॉन मेटल का लिस्ट है आपके सामने, नॉन मेटल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा आपको 10 क्लास में और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन मेटल में भी था और हाइड्रोजन नॉन मेटल में भी था। नॉन मेटल जब एनाइन में चेंज होता है तो इसके नाम में IDE ऐड हो जाता है, IDE ऐड हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, इन सभी की वैलेंसी 1 होती है। आप इसको शॉर्टकट में फक्कल ब्री से याद रख सकते हैं, फक्कल ब्री की वैलेंसी 1 होती है। इसके बाद अगर आप देखें ऑक्सीजन, सल्फर, इन दोनों की वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी 3 होती है। हम आगे चल के देखेंगे जब साल्ट का फॉर्मेशन होगा तो एक मेटल और एक नॉन मेटल को कंबाइन कराएंगे और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसकी बात हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद अगर हम पहुँचे तो यहाँ लिखा हुआ है पॉली एटॉमिक आयन। ये पॉली एटॉमिक आयन ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं। जैसे देख सकते हैं, अगर मैं नाम लिखूँ हाइड्रोक्साइड का, तो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं। 2 नंबर पे है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं HCO3। इन दोनों की वैलेंसी 1 है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं NO3, इसकी वैलेंसी भी 1 है। इसके अलावा सल्फर कार्बोनेट, सल्फर का SO4, सल्फेट नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो चुकी है, आप इसमें लिख सकते हैं सल्फेट, सल्फेट का SO4, कार्बोनेट का CO3, इन दोनों की वैलेंसी 2 होती है। एंड नेक्स्ट लास्ट फॉस्फेट जिसको PO4 कहते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस लिस्ट को आपके पास होना चाहिए। जब भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो ये लिस्ट अपने पास अलग से लिख के रखें। आइए देखते हैं आगे। अब कुछ रूल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते रहें अपने क्वेश्चंस को डील आउट करने वक्त, अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे देखोगे आप पहले चैप्टर में तो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको रिएक्शंस के वर्ड इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंसिंग, यही सब करना होगा। तो उस समय ये रूल बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं। यहाँ समझाया गया है आपको कि साल्ट जो होता है वो 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, 2 टाइप्स। पहला मेटल नॉन मेटल और दूसरा मेटल या पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कि एग्जांपल मैं समझाऊं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और भी बहुत कुछ, बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 10 एग्जांपल्स हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 9th क्लास में सीख चुके होंगे कि इन सब का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, और अगर नहीं सीखे तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। बहुत ही सिंपल है। हम लेके चलते हैं पहला जिसका नाम है सोडियम। तो सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, दोनों की वैलेंसी 1 तो ये कैंसिल हो गया और सिर्फ हो जाएगा NaCl, बिल्कुल सिंपल। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो मैग्नीशियम है Mg और सल्फेट का होता है SO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2 से 2 कैंसिल और सिर्फ हमारे पास बचेगा MgSO4, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। अगर मैं किसी और की बात लूँ जिसकी वैलेंसी अलग अलग होती है, जैसे जिंक क्लोराइड, या हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही लेते हैं। लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि 3 नंबर है, मैं 3 नंबर समझा देता हूँ आप लोगों को। एल्युमिनियम और ऑक्साइड का O, तो एल्युमिनियम का होता है 3 और ऑक्सीजन का होता है 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दोनों अलग अलग हैं, तो ये 3 ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये 2 एल्युमिनियम के पास आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इन 10 के 10 केमिकल फार्मूला को आप लोग लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, या कमेंट बॉक्स में सबका फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, टास्क रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 कर भी दिया है। आप पहचान गए होंगे कि टाइप 1 में हमने वैसे लोगों को रखा है जिसमें मेटल और एक नॉन मेटल है, और टाइप 2 में मेटल और पॉलीएटॉमिक को रखा है। देख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मेटल है और पॉलीएटॉमिक सल्फेट है।
तो इस तरह से बस छाट दिया गया है आपको अलग अलग, आप इसको चाहें तो केमिकल फॉर्मूला लिख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ जनरल रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन लिखने वक्त। यहाँ लिखा है कि द नेम ऑफ मेटल कैन नेवर चेंज्ड बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। अगर किसी इक्वेशन में किसी रिएक्शन में लिखने वक्त अगर मेटल का नाम आता है तो मेटल का नाम रिएक्शन से पहले और ना ही रिएक्शन के बाद कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अगला थर्ड पॉइंट बोलता है कि द नेम ऑफ नॉन मेटल विल चेंज आफ्टर द रिएक्शन। नॉन मेटल का नाम चेंज हो जाता है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल भी समझाया गया है आपको। लिखता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कहा आपको, मेटल कौन है, मेटल है मैग्नीशियम, और नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि मेटल जो मैग्नीशियम था और नॉन मेटल जो ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद क्या नेम चेंज हुआ? तो देख पाएंगे मैग्नीशियम का नो चेंज, और ऑक्सीजन के बदले ऑक्साइड हो गया है, ऑक्सीजन के बदले ऑक्साइड हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मेटल का नाम चेंज नहीं होता और नॉन मेटल का नाम चेंज हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है वी राइट टू बिलो द डाई एटोमिक आयंस व्हेन दे आर सिंगल। अगर किसी रिएक्शन में लिखा हो डाई एटोमिक आयन हो और वो सिंगल हो तो आप उसके नीचे 2 लगाते हैं, जैसे H2 है, O2 है, F2 है, Cl2 है। तो प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है कि सर ये 2 लगाने का काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहचान करवा दिया है, नोट लिख दिया है, जिनके लास्ट में GEN और INE आएगा उन्हें हम डाई एटॉमिक समझेंगे, और अगर GEN और INE अकेला लिखा हुआ है तो उसके नीचे आप ज़रूर से ज़रूर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल जैसे समझ में आएगा। आगे बढ़ते चलो, देखते चलेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको याद रखना पड़ता है, जैसे वाटर का H2O, अमोनिया का NH3, अमोनियम का NH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, ग्लूकोज है C6H12O6। ये सारे ऐसे फार्मूले जिनका इस्तेमाल आमतौर पर होता रहता है, तो हम इनको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। ये बताता है कुछ ऐसे गैसेस हैं जिसका यूज़ केमिकल रिएक्शंस में एवोल्यूशन होता है, उन सबको हम डिनोट करेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मोनो मीन्स 1, तो देख सकते हैं ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है 1। फिर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाई माने 2, तो यहाँ 2 लगा हुआ है। कार्बन ट्राइऑक्साइड, ट्राई माने 3, तो यहाँ देख सकते हैं 3 लगा हुआ है। फिर उसी प्रकार से सल्फर मोनोऑक्साइड SO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये सब जैसे हम लोग लेड सल्फेट को गर्म करेंगे, लेड ऑक्साइड को गर्म करेंगे, लेड सल्फेट को गर्म करेंगे, आयरन सल्फेट को गर्म करेंगे, तब हमको ये सब गैसेस देखने को मिलती है, उस समय देखा जाएगा। अब नीचे देख सकते हैं आपको समझाया है कि राइट दीज रिएक्शंस इन स्केलेटल इक्वेशन। हालांकि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको मैं समझा दूं कि अगर लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो मैंने कहा था हाइड्रोजन, जन लगा हुआ है इसलिए H2, जन लगा हुआ है O2, और वाटर का फॉर्मेशन, तो वाटर का फॉर्मूला याद ही है H2O, सिंपली है वाटर H2O। फिर है नेक्स्ट हाइड्रोजन, जन लगा हुआ है H2, क्लोरीन, ईन वाला भी बोले थे, जिसमें ईन होगा उसमें भी Cl2 लगेगा, और फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का नाम चेंज हो गया क्लोराइड में। ठीक है, नॉन मेटल का नाम चेंज होता है आइड में, याद रखिएगा आप लोग। 2 एग्जाम्पल हैं। फिर देख लेते हैं मैग्नीशियम वाला। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं मैग्नीशियम Mg, यम है, जन जो अकेला होता है उसके नीचे O2 लगाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, साफ साफ दिखाया है, ये 2 कैंसिल, इसलिए ओनली MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। नीचे है कॉपर 2, यानी कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का O2 बनेगा कॉपर ऑक्साइड, दोनों की वैलेंसी 2 कट गया, सिर्फ बचा CO।
नेक्स्ट है आयरन 2, आयरन 2 यानी Fe, ऑक्सीजन के लिए O2 बनेगा आयरन ऑक्साइड। आप देख सकते हैं 2 Fe का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, दोनों कैंसिल, ख़त्म हो गया। अब आपके लिए दूसरा टास्क यहाँ पे सामने है, आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले लिखने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहे। ऐसा होना चाहिए कि आपसे मुंह से क्वेश्चन पूछे और मुंह से डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप बोल देंगे CaOH2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस, नाइट्रेट का आप देखोगे अपने सिंबल में, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। मैं एक दो दिखा देता हूँ आप लोग करके, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ही देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम का Al, हाइड्रोक्साइड का OH, एल्युमिनियम का क्या होता है 3, हाइड्रोक्साइड का 1, तो ये 3 इसके पास, 1 इसके पास, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, ये बन जाएगा एल्युमिनियम OH होल थ्राइस, AlOH थ्राइस। इस तरह से आप सबका कर सकते हैं, ये आपके लिए टास्क रहेगा। नहीं बनता है मेरे पास कॉल करें, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको समझाऊंगा, इसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा। नेक्स्ट आइए चैप्टर 1 पे शुरुआत हम लोग पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ केमिकल फार्मूला जान लेना था। बिना केमिकल फार्मूला जाने ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर में आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को लिखना है, यही सीखना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 1 पे, जो कि साइंस का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना था, कौन कौन सा आपका टॉपिक छूट गया है, या किस टॉपिक जो डिफ़िकल्ट है उसको रिवीजन करना है। इसलिए टॉपिक्स का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको PDF में चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88 25 29 23 82 8825292382। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर PDF सेंड कर दूंगा। तो आइए फटाफट हम अपने टॉपिक्स को ढूंढते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बहुत कम टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप 3 चैप्टर बनाने के लायक हो जाएंगे, और यही सबसे बेसिक है आपके आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री बिना रिएक्शन के कुछ भी नहीं है। रिएक्शंस को लिखना, उन्हें समझना, उन्हें पूरा करना, उन्हें बैलेंस करना आपको आना चाहिए। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। आइए देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले, क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कहाँ से आए चैप्टर, ये जानेंगे। कुछ डेफिनेशंस आएंगी, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन वही होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो ये नया सब्सटेंस आपको पहचानना जरूर से ज़रूर आना चाहिए। फिर आपको थर्ड है सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल देखेंगे कुछ रिएक्शंस के। फिर है इक्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके टाइप, इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, स्केलेटल और वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क है, स्केलेटल इक्वेशन। फिर बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज हम टोटल 6 टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 6, ठीक है। टोटल 6 हम लोग टोटल 6 टॉपिक्स को आज लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये 6 तक हो जाने के बाद हम लोग का जो 7th है स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, उनको भी देखेंगे। कॉरोजन है, जंग लगना, धातुओं को ख़त्म होना, मेटल्स पे कौन कौन से केसेस होते हैं, कैसे कमज़ोर हो जाते हैं, ये जानेंगे। और रेंसिडिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, भोजन, खाने वाली चीज़ें कैसे ख़राब होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस को देखते हैं जो 2 तरह से बढ़ सकती है, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि चेंजेस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज
और केमिकल चेंज। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से की गई है। इन आवर डेली लाइफ वी कैन सी मैनी चेंजेस हैपन इन आवर सराउंडिंग। एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी इसको इंट्रोडक्शन करना जरूरी था, इसलिए करवा दिया गया है। हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों का बदलना देखते रहते हैं, जैसे कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का जमना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। ये सारे अलग अलग चेंजेस हैं। इसके हिसाब से या इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज के बारे में बोला जाता है a change in which only physical properties like shape, state, volume of a substance get changed is called physical change। जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी उन्हें हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे, और जिसमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी उसे हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। पहला पॉइंट उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। लिखता है कि फिजिकल चेंज में नो एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और यही अगर हम बात करें इधर केमिकल चेंज की, तो बोलता है कि वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो नई चीज़ का बनना ज़रूरी है। अगर नई चीज़ बनता है तो उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, और उसी केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले केमिकल चेंज को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखेंगे तीसरा पॉइंट बोलता है, तीसरा पॉइंट, इट इज़ रिवर्सिबल, माने दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, फिजिकल चेंज को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है इट इज़ इरिवर्सिबल, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना फिजिकल है, ये फिजिकल चेंज है। इधर हम लोग फिजिकल पढ़ रहे हैं और इधर हम लोग केमिकल पढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल हैं सामने देखते रहिए। फिजिकल में मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलेगा फिर से जमा देंगे, वापस हो गया। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटे हैं, कोई नया चीज़ नहीं बना। कटिंग ऑफ पेपर, कोई नया चीज़ नहीं बना। लेकिन इधर देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, धुआं बनेगा, नया चीज़ है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग गया तो आयरन ऑक्साइड बनता है, वो नया चीज़ है। कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बन गया, नया चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, खट्टा हो गया। और तो और उसको दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर दही बन गया तो दोबारा आप उससे दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये था आपका फिजिकल और केमिकल चेंज में अंतर। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे देखते हैं। ये आपको डेफिनेशन की शुरुआत कर देगा। बोलता है कि भाई व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो कहता है अ प्रोसेस बाय विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज होने के कारण यदि किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रिया में एक, दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं तो उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे आप, जो जो केमिकल चेंज होगा वो सारे केमिकल रिएक्शन है। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैग्नीशियम रिबन को मैंने जला के दिखाया था स्टूडेंट्स को, आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम, मैं इसमें लिंक सेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप मैग्नीशियम रिबन का जलना देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है। एडिशन ऑफ जिंक मेटल इनटू HCl, जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब डालते हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है ये भी आप देखेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। एडिशन ऑफ क्विक लाइम इनटू वाटर, चूने को पानी में डालना। ये सारे के सारे चारों के चारों आपके केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है व्हेन डू वी से डेट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ हैपेंड, आप कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसका आंसर यही होगा कि बहुत सारी चीज़ों को
ऑब्जर्वेशन करके, बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखकर हम बता पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। एनसीईआरटी बोलता है वी कैन से डैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ये नीचे दिए गए ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें देखने के बाद आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। जैसे पहला बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस का बनना। यहाँ पे साफ साफ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है न्यू सब्सटेंस है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना को हम लोग पानी में जब डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नया चीज़ है। और इसके साथ साथ हीट का फॉर्मेशन होता है, यानी बर्तन, जिस बर्तन में आप चूने को घोलिएगा वो बर्तन गर्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है और केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, बाहर निकलना, गैस का बाहर निकलना। जब जिंक मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दानेदार जिंक मेटल को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निष्कास, माने हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट होता है। हाइड्रोजन गैस निकलने को हम लोग अपर डायरेक्शन के तीर से दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीर का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन अपवार्ड है, जो कि दिखाता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हम पहुँच चुके हैं पेज नंबर 8 पे। यहाँ चौथा एग्जाम्पल समझा रहा है, चौथा ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि चेंज इन कलर भी हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि अगर लोहे का ब्लेड या लोहे का कील आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट का रंग ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का रंग ब्लू कलर का होता है, और आप उसमें उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में अगर लोहे की कील या ब्लेड डाल देंगे तो उस सॉल्यूशन का रंग ग्रीन हो जाएगा। क्यों ग्रीन हो जाएगा? इसलिए ग्रीन हो जाएगा क्योंकि वो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि नया सब्सटेंस है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन बना देगा सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा अलग। कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है ब्राउन कलर का। अब आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, पांचवा जो बोलता है, पांचवें केस में आप देख सकते हैं चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो सकता है। बड़े आराम से आप देख सकते हैं, लिखा है कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और दोनों ने मिलकर वाटर बनाया जिसका स्टेट क्या है, लिक्विड। तो गैस गैस मिलकर लिक्विड बन गया। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा आपने जो भी पांचों पढ़ा, पांचों रिएक्शंस को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हुए नीचे समझाया गया है। जैसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। लिखा है व्हेन अ क्लीन्ड माने साफ किया हुआ। जब भी मैग्नीशियम रिबन आप खरीदेंगे, जलाने की कोशिश करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को साफ करना जरूरी है। एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। इसलिए साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर एक लगी होती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, और उस लेयर को हटाना जरूरी है। उस लेयर को नहीं हटाइएगा तो वो रिबन काफ़ी समय के बाद जलेगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन में जल्दी आग लग जाए, इससे पहले आप उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं और तब आग में बर्नर में लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो आग पकड़े। लिखता है कि व्हेन अ क्लीन्ड मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर oxygen, it produces a dazzling white flame and formed a new substance called magnesium oxide. जब भी मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला MgO होता है। ये राख होता है, वाइट राख, वाइट ASH, ठीक है ना। वाइट राख आपको दिखाई देगी। मैं आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे लिंक पे जाके मैग्नीशियम रिबन का जलता हुआ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलता है। बहुत तेज़ रोशनी के साथ जलती है, आप उसे देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ क्विक लाइम इनटू वाटर। क्विक लाइम को शुद्ध हिंदी में चूना कहते हैं।
जिसको इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो अगर आपने प्लास्टिक की बाल्टी में डाला तो इतना हीट एवोल्यूट करता है जिससे कि आपकी प्लास्टिक की बाल्टी भी गल सकती है। तो यहाँ समझाया गया है कि जब क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो ये एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम स्लैक्ड लाइम है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैसे इसका रिएक्शन है, नीचे रिएक्शन दिया गया है पेज नंबर 9 में लिखा है क्विक लाइम प्लस वाटर बनता है स्लैक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नीचे सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैसे आता है आप लोग सीख चुके हैं पहले ही, वाटर है H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये हीट इतना भयानक होता है कि आपकी प्लास्टिक की बाल्टी को भी गला सकता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल जिसका डिस्क्राइब किया हुआ है एडिशन ऑफ जिंक मेटल। जिंक जो मेटल मिलता है आप दुकान से खरीदने जाओगे तो वो दानेदार जिंक होता है, दाने जैसा, और इसलिए उसको ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, दानेदार जिंक। जब दानेदार जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो एक नए जिंक क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ हल्की सी बुदबुदाहट आपको सुनाई देगी जो कि बताती है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होगा, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का। यहाँ दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन ZnHCl ZnCl2H2। अगर कोई जानना चाहे ZnCl2 कैसे बना तो बहुत ही सिंपल है, Zn और Cl, Zn का क्या होता है वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1, ये 2 इसके पास यानी ZnCl2। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस करना आपका काम होगा। आप फ्यूचर में जैसे जैसे मैं आपको समझा दूंगा आप आराम से इन सभी को बैलेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसी को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ Cl 2 बार है और H 2 बार है, तो Cl और H को 2 बार करने के लिए यहाँ 2 नहीं लगाएंगे बल्कि कहाँ लगा देंगे, यहाँ आगे 2 लगाने से H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। तो बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आपसे पूछा जाए कि आप कैसे जान पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस की पहचान आखिर कैसे होगी। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान के लिए बहुत अच्छा शब्द है, उस शब्द को याद रखिएगा। लिखा है टू डिटरमाइन द हाइड्रोजन H2 गैस वी प्लेस अ बर्निंग कैंडल और अ मैच स्टिक नियर द गैस। हाइड्रोजन गैस विल बर्न विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड का टेस्ट, हाइड्रोजन गैस की पहचान पॉप साउंड से होती है। जब भी माचिस की तिल्ली हाइड्रोजन गैस के पास ले जाओगे तो एक फट की आवाज़ आएगी और माचिस की तिल्ली जलती है, माने हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। पॉप साउंड टेस्ट याद रखना हाइड्रोजन गैस के लिए। नेक्स्ट है चौथा, फोर्थ बोल रहा है कि अगर हम किसी आयरन नेल को, लोहे की कील को या ब्लेड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। लिखा है कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में किसी सेविंग ब्लेड को डालते हैं तो जो ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ब्लू कलर, कैसे याद रखेंगे ब्लू कलर होगा। कभी भी तांबा जल नहीं सकता, तांबे को जलता नहीं है, तांबा जब भी जलेगा तो उसके अंदर से ब्लू फ्लेम निकलती है। तो इस तरह से आप याद रखिए कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, ब्लू होता है। तो क्या लिखा है, कलर ऑफ CuSO4 विल चेंज इनटू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। किसके कारण, आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण, और कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आगे पढ़ेंगे। हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 10 पे, जो बता रहा है कि केमिकल इक्वेशन को आप 2 तरह से लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबॉलिक या फिर स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है,
तो वॉर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वॉर्ड इक्वेशन में आप सारे एलिमेंट्स के नाम पूरा वर्ड्स के साथ लिखते हैं, जिसको लिखना बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, कुछ स्पेलिंग्स भी गलती हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट ने सुझाया कि हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं, ताकि हमको टाइम कम लगे और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन को, ज़्यादा प्रोसेस को दिखा सके। तो हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे, क्या होता है ये मैं बताऊं आपको। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, इस वर्ड इक्वेशन को पहले समझते हैं। वर्ड इक्वेशन में कौन कौन होते हैं? तो वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले रिएक्टेंट लिखाता है, लेफ्ट साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिकारक कहते हैं, जो किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे आपको शरबत तैयार करना है, तो शरबत तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? चीनी चाहिए, पानी चाहिए। तो चीनी और पानी हमारे लिए रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? जब चीनी और पानी को आप घोल दीजिएगा, तो घोलने के बाद जो शरबत मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को RHS, राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो किसके LHS और किसके RHS? तो आप बोलेंगे इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड। इसी तरह से लिखवाता है वर्ड इक्वेशन। और उस वर्ड इक्वेशन को आप चाहोगे स्केलेटल में बदलना, कंकाली संरचना में बदलना, कंकाली समीकरण, सिंबॉलिक में, सिंबल में, तो आप उसको लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि A+B यानी दो चीज़ें हैं, एरो है, एरो के ऊपर कंडीशन लिखते हैं, ये दोनों मिलकर नया चीज़ बना सकते हैं, केवल C या D यानी CD। एक नया सब्सटेंस, दो नया सब्सटेंस, दो से भी ज़्यादा नए सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा। तो हमने सीखा कि कोई केमिकल इक्वेशन जो होता है वो टू वेज लिखा जा सकता है, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरा स्केलेटल इक्वेशन, NCERT के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं, जनरल रूल्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्शन में भाग लेते हैं। फिर प्रोडक्ट्स, जो न्यू सब्सटेंस होंगे, उन्हें हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, एरो के राइट हैंड साइड में कौन लिखाता है? प्रोडक्ट लिखाता है। प्रोडक्ट किस साइड? राइट साइड। और रिएक्टेंट्स किस साइड? तो लेफ्ट साइड। आप याद रखेंगे। फिर बात आती है वो एरो का क्या काम है? तो एरो का काम है, एरो के ऊपर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर या फिर एक और कैटलिस्ट, यहाँ लिखा है कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं, उन सभी को लिखते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस होनी है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड बनाना प्लांट्स के द्वारा। तो उसमें आपको क्या कंडीशन चाहिए? सनलाइट चाहिए ना। तो आप एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? सनलाइट, है ना, ये आपका कंडीशन हो जाएगा। और क्या चाहिए भाई? क्लोरोफिल चाहिए, तो उस एरो के ऊपर क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। हम देखेंगे एग्जाम्पल में, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे एग्जाम्पल्स बारी बारी सब समझते हुए आप सिर्फ इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें और NCERT से मिलाते चले, पढ़ते चले, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। फिफ्थ बोलता है कि वी प्लेस प्लस साइन वेन एवर मोर देन वन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स बनेंगे तो आप उनके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। नेक्स्ट छठा, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। अगर आप अपने केमिकल इक्वेशन को और अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो आप अपने इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बगल में उनके स्टेट, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है, उसको भी लिख देंगे। तो ये आपका इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, ज़्यादा सूचना देगा, ज़्यादा जानकारी देगा। ये अच्छा होता है, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है। आप देखेंगे NCERT में भले ही फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस ये सब दिखाया हो, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से वो इन सब को नहीं लिखता है। तो दिमाग से हटा दे, ये कंपल्सरी नहीं है। आपको ऑटोमेटिक यूज़ करते 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 अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहाँ मुझे सॉलिड लगाना है, कहाँ मुझे लिक्विड लगाना है, कहाँ मुझे एक्वस लगाना है, कहाँ मुझे गैस लगाना है। तो अभी टेंशन ना लें, आराम से सीखते चलें, सिंपली हो जाएगा। हम लोग पहुँचने वाले हैं पेज नंबर 11 पे।
वो कुछ सिंबल को बता रहा है। सिंबल में जैसे सॉलिड, सॉलिड S, लिक्विड L, गैस G, एक्वस AQ। एक्वस क्या होता है? जिसमें पानी मिला हो, सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस कहेंगे। इसके अलावा गैस अगर बन रहा है, गैस, तो गैस ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ तीर। प्रिसिपिटेट, अगर कोई ना घुलने वाला चीज़ बन रहा है तो उसको डाउनवर्ड से दिखाते कि ये नहीं घुला, ये सॉल्यूशन में नहीं घुला, प्रिसिपिटेट है, नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा, इसलिए उसको डाउन तीर से दिखाते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कैसे वर्ड इक्वेशन लिखा जाता है, कैसे स्केलेटल इक्वेशन लिखा जाता है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा? यहाँ देखिए नीचे लिखा है स्केलेटल इक्वेशन में Na, सोडियम का Na, यह S लिखा हुआ है, S दिखा रहा क्या रहा है? S क्या दिखा रहा है? सॉलिड। नेक्स्ट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? पानी मिला हुआ, तो एक्वस। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिर है NaCl, एक्वस, पानी मिला हुआ मिलेगा, इसलिए NaCl एक्वस, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन का कौन सा गैस? H2 गैस। यहाँ तीर लगाना भूल गया है बच्चा, तीर लगा सकते हैं, H2 गैस ऊपर की ओर। तो हम लोगों ने समझा ये जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका वर्ड इक्वेशन था और ये आपका क्या था? स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है। नीचे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? आपको सबको पता है कि पेड़ पौधे जिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना तैयार करते हैं उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से कोई भी पौधा अपने लिए फूड तैयार करता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। वो पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कभी एग्जाम में आता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखने के लिए, इसलिए आप याद भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट को लेकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी जानेंगे, और किस मेथड से बैलेंस करते हैं इसका भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। लिखा है पहला ही क्वेश्चन, वाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें यहाँ वी कर सकते हैं आप, ये जो है वी, वाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक लॉ था जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ कहता है, एज वी नो डैट दो बार हो गया है, एज वी नो डैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे लिखना चाहिए था, एक और बार मास आएगा, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स must be equal to the number of atoms present in product and hence we need to balance the chemical equation। बोलता है कि जैसा कि हम 9th क्लास से पढ़ चुके हैं कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए रिएक्टेंट्स के पास जितने भी एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट के एटम के, यानी कि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों एटम्स के नंबर इक्वल होंगे, तब जाके कोई केमिकल इक्वेशन इक्वल होगा। एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं ना, मान लेते हैं कि आपके पास 90 ग्राम पानी है, 90 ग्राम वाटर है और उसमें आपने 10 ग्राम शुगर मिला दिया, शुगर है ना, 90 ग्राम वाटर प्लस 10 ग्राम चीनी शुगर। तो आप मुझे बताइए कितने ग्राम शरबत बनेगा?
आप कहेंगे कि 100 ग्राम शरबत बना, यानी कि रिएक्शन से पहले का वजन और रिएक्शन के बाद का वजन दोनों इक्वल है। और इसी वजन को इक्वल करने के लिए, इसी मास को इक्वल करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम को बराबर करते हैं, वरना हमारा इक्वेशन अनबैलेंस्ड रहेगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। अब लिखा है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के एटम बराबर हो जाए प्रोडक्ट के एटम के, तब हम उसे कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। और एस चंद का किताब आप देख लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है हीट एंड ट्रायल मेथड या फिर इंस्पेक्शन मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी वे में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको एस चंद से लेकर एनसीईआरटी तक के सारे न्यूमेरिकल, बैलेंसिंग के न्यूमेरिकल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे इस नोट्स में भी, इस वीडियो में भी वो भेज दिया गया है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, अपना टास्क के रूप में उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा कोई कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या था, तो लिखा हुआ है द हीट एंड ट्रायल मेथड इज अ मेथड इन विच कोफिशिएंट्स बिफोर द फॉर्मूला और सिंबल्स ऑफ ए रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स आर एडजस्टेड सो डैट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड बिकम्स इक्वल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉफिशिएंट को लेते हैं, गुणांकों को लेते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के आगे हम एक ऐसा नंबर डालते हैं जिसके कारण दोनों तरफ जो एटम्स होंगे, रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों इक्वल हो जाएं। ऐसे कॉफिशिएंट को, ऐसे नंबर को हम लोग लिखते हैं। वो हीट एंड ट्रायल है, डाला, चेक किया, ठीक है, अगर इक्वल आ जा रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट फिर दूसरा नंबर लेके चेक करेंगे, फिर तीसरा नंबर लेके चलेंगे। जब तक दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग हीट एंड ट्रायल करते रहेंगे। प्रैक्टिस करवा दिया गया है, नीचे लिखा है प्रैक्टिस कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बैलेंस करना है इन इक्वेशंस को, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया। जैसे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ लिखा है H2, लिखा है Cl2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन जन लगा इसलिए H2, क्लोरीन ईन लगा इसलिए Cl2, और क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना। इस HCl क्यों बना? H और Cl, H का भी 1, Cl का भी 1, 1 1 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? HCl मिला। HCl तो लिख दिया, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? तो बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 1 है, तो 2 कैसे लगाएं? तो क्या यहाँ 2 लगा दूँ? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। 2 यहाँ नहीं लगेगा। 2 कहाँ लगेगा? सबसे आगे, क्योंकि बोला है साफ साफ कि आपको कॉफिशिएंट लेना है, आगे लगाना है। तो सिर्फ आगे 2 लगाने से आप देख सकते हैं H2 लगा दिए आगे, तो H भी ऑटोमेटिक, HCl है ना, तो इसमें आप लिख पाएंगे कि H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। लिखेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि हाँ भाई 2 है, 2 लगाने से दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ 2 हो गया। उसी तरह से दूसरा है N2 है, N2H2, NH3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो ऑड नंबर मिल गया यहाँ पे, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को पहले इवन कीजिए। कैसे इवन करेंगे? अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, सिर्फ 2 लगा दूँ, तो बताइए नाइट्रोजन कितना हुआ? 2, और हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 3 जा 6। तो चलिए मेंटेन करते हैं इधर। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा बताइए? तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 6 करना है तो 3 लगा देता हूँ, 3 2 जा 6, बिल्कुल हो गया। और नाइट्रोजन का 2 करना है तो 2 तो 2 है ही। यानी कि सिर्फ क्या करने से, सिर्फ यहाँ 2 लगाने से और यहाँ 3 लगाने से ये बैलेंस्ड हो गया। तो इसी तरीके से आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे पेज नंबर 13 पे, आपको ये टोटल पेज पे देख लेना होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ऐसा कर दे रहा हूँ कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकें। 1 2 स्क्रीनशॉट ले लें, 3 से लेके
9 तक, 3 से लेके 8 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 9 से 14 तक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद 15 से 18, फिर 19 से 25। इन 25 के सभी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अगर बन जा रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको बैलेंसिंग के ऊपर एक और वीडियो देके समझा दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप तुक्का लगाइए, पेंसिल से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंसिल से लिखिए, पेंसिल से मिटाइए, फिर आप अपना चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग के बाद हमारा टॉपिक शुरू हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर किसी को सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें 8 देखते हैं क्या क्या नाम है। बहुत सिंपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग यहाँ तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। 4 नंबर तक ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, रेंसिडिटी, कोरोजन, ये सारे टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग का बिल्कुल 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। एक पार्ट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्लस में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा सकें। चलिए देखते हैं पहला केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसाइज रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इसका नाम कॉम्बिनेशन क्यों पड़ा? कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक चीज़ों को कंबाइन करता है, कंबाइन करके, जोड़ करके, संयोजन करके एक चीज़ बनाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कंबाइन कर दो, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को एक बना दो। तो लिखा है साफ साफ कि when 2 or more substances react to form a new substance then it is called a combination reaction। 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर एक चीज़ का निर्माण करती है, एक चीज़ बनाती है, तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बेझिझक ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही लिया गया है। एग्जाम्पल बहुत ही आसान, अक्सर टीचर लोग क्या करते हैं, उन्हें डेफिनेशन 2 एग्जाम्पल दे दिया, बस बात खत्म। अब बच्चा क्या करता है, उन रिएक्शंस को रटना शुरू कर देता है। रिएक्शंस रटने की चीज़ नहीं है। आप भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, कहीं भी तुक्का से 2, कहीं भी तुक्का से 1, ऐसा नहीं कर सकते। वैलेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले आपको टेबल बनवा दिया गया, लिस्ट बनवा दिया गया है वैलेंसी का। बिना उस लिस्ट के आप अपने मन से नहीं लगा सकते, ठीक है। पूरा रूल समझाया गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन N2, जन लगा है ना, जन है इसलिए N2, जन H2। अमोनिया खुलेआम आपको बताया गया था, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, बिना टेंशन के लिख सकते हैं। अब रही बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग में देख सकते हैं कि NH3 था, NO2 था, NH3 था, H2 था, O2 था। तो यहाँ 2 लगाने से पहले भी समझा दिया, 2 लगाने से ये नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया। तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए क्या लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 2 जा 6, और नाइट्रोजन 2 तो 2 है ही। उस तरह से यहाँ आप साफ देख सकते हैं, 2 जनों ने मिलकर ओनली एक चीज़ अमोनिया बनाया। नीचे भी 2 जनों ने मिलकर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर, सिर्फ एक चीज़ बनाया। नीचे भी है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक चीज़ बनाया। फिर नीचे सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाया। क्विक लाइम वाटर मिलकर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये भी एक चीज़ है। तो जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें एक चीज़ का निर्माण करती है, एक चीज़ बनती है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सिंपली आप लोग बना सकते हैं। कुछ फॉर्मूले याद रखिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि उसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। क्वेश्चन अक्सर आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन का क्यों उल्टा है? तो नाम में ही है, डिकम्पोजिशन अपोजिट है कंपोजिशन का, कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। बोलता है डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। वहाँ कॉम्बिनेशन में क्या था,
दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक चीज बनाएंगी, और यहां क्या है, एक चीज टूटकर दो या दो से अधिक चीजें बनाएगा। आप देख सकते हैं लिखा है when a single substance या reactant breaks down into two or more simple substances या products then it is called decomposition reaction। एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक चीजें बनाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हैं आपके नीचे बहुत सारे, देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। किसी सीमेंट फैक्ट्री का कच्चा माल रॉ मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बिना कैल्शियम कार्बोनेट के सीमेंट नहीं बन सकता। तो सीमेंट वाले क्या करते हैं, सीमेंट बनाने वाली कंपनी क्या करती है, पत्थरों में से कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ती है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करती है, गर्म करती है। गर्म करने से क्या होता है, वो दो टुकड़ों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर दो चीज़ बनाया ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक चीज़ टूटकर दो चीज़ बना रहा है। नीचे आपको लिख दिया है नोट में, आपको स्पेशल बात लिख दी गई है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नीचे है कि भाई सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में डाल देते हैं तो उसका अलग हो जाता है। क्या क्या अलग हो जाता है भाई, सिल्वर और क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है। जब भी नॉन मेटल अकेला रहता है तो वो अपने असली नाम में होता है, और जब जुड़ता है तो क्लोराइड आइड बन जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड, जैसे यहाँ जुटा हुआ है तो आइड है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन बनाएगा। तो AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। ये वाइट कलर का होता है, सनलाइट में Ag और Cl2 अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन दो टुकड़ों में टूट गया सनलाइट के प्रेजेंस में। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, इन दोनों रिएक्शंस का। नेक्स्ट है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। आयरन सल्फेट को अगर हम लोग गर्म करें, गर्म करने पर हमको मिलता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको आप लोग रिमेंबर कर जाएं, याद कर जाएं, ठीक है। इस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। डाई मतलब दो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा क्या है, वाटर वाला। वाटर में अगर हम बिजली का तार डालें, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग टूट जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कभी हम लोग हीट को इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि खाली क्या दिखा दो, ट्राइंगल, ठीक है। तो हीट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल से भी दिखाते हैं, ट्राइंगल से, ठीक है। ट्राइंगल से दिखा देंगे हीट को। फिर देख सकते हैं यहाँ पे हीट को ट्राइंगल से दिखाया गया है। बिजली दिखा सकते हैं, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए या तो हीट चाहिए, या तो लाइट चाहिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। नीचे नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, हर चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया, लिख दिया गया है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट हालांकि एक ही होता है वहाँ पे, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट एस नहीं होगा यहाँ पे। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए इसका नाम डिकम्पोजिशन पड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तीन रूप में हो सकती है, जैसे कि हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बोलता है व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये स्पेशल रिएक्शंस आ गए जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। बोलता है कि दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, या किसी रिएक्शन में
नए सब्सटेंस बनने के साथ साथ बनने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, किसी रिएक्शन में एनर्जी लगता है, शुरू में एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एनसीईआरटी किताब में डेफिनेशन दी गई है कि जिस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो अंदर, दो अंदर देंगे हीट को तो वो हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने जो भी ऊपर पढ़े हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो सारे इंडोथर्मिक रिएक्शन थे। क्यों इंडोथर्मिक रिएक्शन थे आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें कभी हीट, कभी इलेक्ट्रिसिटी, तो कभी सनलाइट देने की आवश्यकता हुई। सनलाइट कभी दिए तो कभी हीट दिए, तो कभी हम लोगों ने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया। इसीलिए हम लोग इन सभी को इंडोथर्मिक रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी अगर आपको वो अच्छा नहीं लगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ ए कोल एंड नेचुरल गैस। जब भी कोई चीज़ माफ़ करना, यहाँ हम लोग ऊपर थे, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये यहाँ पहुँचे हम लोग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? नाम से एक्सटर्नल में ही एनर्जी निकलेगा। लिखता है रिएक्शंस इन विच एनर्जी या फिर हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है? हीट भी रिलीज होती है, एनर्जी भी निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल समझाए गए हैं। जैसे अगर किसी ने कोयला जलाया, नेचुरल गैस मीथेन जलाया, ये सब जलाने से क्या होता है? हमको हीट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नया फॉर्मेशन हुआ, नए चीज़ का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ हीट भी मिला। तो यहाँ आपको समझा दिया गया है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ हीट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सटर्नल, बाहर निकल रहा है एनर्जी। नेक्स्ट मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे H है और ऑक्सीजन है, H और O मिलकर क्या बनेगा? वाटर, और साथ ही साथ हीट निकलेगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके पहले ही कि जो चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी हम चूने को पानी में डालते हैं तो नया सब्सटेंस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन भी होता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट नोट समझाया गया है आपको कि द सॉल्यूशन ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि डेट इज का मतलब जो कि, यहाँ समझाया गया है डेट इज का मतलब जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अक्सर हम लोग जब हम लोग का दीवार प्लास्टर हो जाता है तो प्लास्टर करने के बाद हम अपनी दीवार पे वाइट वॉश कराते हैं। तो वाइट वॉश कराने के लिए हमारे पास दो चीज़ होता है, एक होता है महंगा, एक होता है सस्ता। महंगे में हम लोग जेके वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वाइट सीमेंट को हम लोग पेंट करवा लेते हैं, और नहीं तो लोग क्या करते हैं? चूना लगाते हैं। चूना जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सस्ता पड़ता है। तो चूने पानी को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग दीवार पे पेंट करते हैं। आप देखते होंगे कि जिस दिन पेंट होता है उस दिन वो फीका होता है, दीवार एकदम फीका दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, आपकी दीवार का रंग पूरा एकदम वाइट हो जाता है। वो क्यों होता है? इसका एक्सप्लेनेशन आगे है। बोलता है कि जो स्लैग्ड लाइम बन चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे आसपास के एयर से क्या करता है? रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर बना देता है। इसलिए कुछ दिनों के बाद दीवार जो होती है वो पूरी वाइट कलर की दिखाई देने लग जाती है। नीचे केमिकल रिएक्शन बनाया गया है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि किस चीज़ का सॉल्यूशन वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में घुलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉश के लिए। फिर यहाँ ये भी समझाया गया है, तीसरा एग्जाम्पल, रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम लोग रिस्पायर करते हैं
रिस्पायरेशन मतलब पहले भोजन किया, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जब हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं तो न्यूट्रिशन के बाद बॉडी में फूड जाने के बाद उसको तोड़ना काम होता है। हमारी बॉडी का काम होता है तोड़ना। तो बॉडी टूटती कैसी है? हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और लंग्स में ऑक्सीजन आता है, वही ऑक्सीजन उस फूड के साथ मिलकर एनर्जी तैयार करता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो रिस्पायरेशन जो है, हमारी बॉडी में जो रिस्पायरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको जान के रखिए। जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा कि वाई रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तब हम उसका एक्सप्लेन में अच्छे से उस आंसर को लिखवाया जाएगा आपको। एक्सोथर्मिक रिस्पायरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए इक्वेशन भी दे दिया गया है कि C6H12 ग्लूकोज जो बना होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन के साथ, लंग्स के ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग छोड़ते हैं, वाटर और एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। चलिए अब हम लोग ज़्यादा नहीं हैं, बस पहुंचने वाले, ख़त्म करने वाले हैं, घबराए नहीं, ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तीसरे रिएक्शन पे पहुंचे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। लिखता है दोज रिएक्टेंट्स इन विच वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलता है कि अगर कोई दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट अपने कंपाउंड से किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे होता है ये नीचे समझाया गया आप लोगों को। नीचे समझाया गया है, मान के चलें कि आपके पास कोई मेटल है जिसका नाम A है, और उसने क्या किया, मेटल B जो कि साल्ट के साथ था, अपना कंपाउंड के साथ था, मेटल A ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो ये क्या चाहेगा कि खुद जाके साल्ट का फॉर्मेशन कर दे और इस मेटल B को अलग कर दे। और ऐसा ही होता है। अगर आपको कंडीशन मिल गई हो कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल A ग्रेटर देन मेटल B, अगर मेटल A B से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये खुद बना देगा AX और B को कर देगा अलग। ठीक है, ये कब हो पाएगा? जब मेटल A अकेला वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो B को अलग करेगा उसके साल्ट से, उसके कंपाउंड से, वरना नहीं करेगा। तो कैसे जानेंगे कि ये मोर रिएक्टिव है कि नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव कर सकता है, ज़्यादा रिएक्शन कर सकता है कि नहीं, जल्दी रिएक्ट करेगा कि नहीं? इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल याद करनी पड़ेगी। उस टेबल का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज़। बिना रिएक्टिविटी सीरीज़ को जाने हम लोग नहीं कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद भी होना चाहिए, मैं दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा हाईली मोस्ट रिएक्टिव जो होता है पोटेशियम होता है K, उसके बाद है KNA का Mg। याद करने का तरीका है KNA का Mg, KNA का Mg याद रख सकते हैं। एक बार में इतना याद कीजिए। फिर AlZnFePb, AlZnFePb इतना याद रखिए। 10 बार 15 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, AlZnFePb। फिर H पे रुकना है, H पे रुक जाना है थोड़ी देर। फिर बोलता है CuHgAgAu। इन सभी को आप 10-15 बार लाइन से बोलते रहोगे, एकदम ज़रूर याद हो जाएगा। और बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर में इसका इस्तेमाल बहुत बार है, तीनों बार आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम रिएक्टिव, सबसे जल्दी कोई चीज़ खराब नहीं होता है, सबसे लेट कौन खराब होता है? तो सोना। इसलिए सोना को हम लोग कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम रिएक्टिव है। और सबसे जल्दी कौन खराब होता है, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है? तो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है। जो नीचे होगा वो कम, और जो ऊपर होगा वो ज़्यादा। प्रैक्टिस अगर मैं करवा दूँ, आप पूछेंगे कि भाई कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव कि जिंक, तो कौन ऊपर है? कैल्शियम ऊपर है। कैल्शियम ऊपर है ना, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो ऊपर होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, याद रखिएगा। कुछ रिएक्शंस को समझ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है आयरन।
आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट क्यों बनाया? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, खुद चला गया सल्फेट के साथ और कॉपर को कर दिया अलग। ठीक है, वैसे ही नीचे दिखा हुआ है कि जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव था, नीचे था, कॉपर हो गया अलग और खुद बना दिया जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल हैं। केमिकल ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा जो कि चैप्टर 3 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, NCERT चैप्टर 3 में भी आप देखकर उसको याद कर सकते हैं, ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है जो कि किसका दिखा रहा है, किसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप पढ़ोगे, PDF नोट से देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा खुद ब खुद क्यों रिएक्शन हुआ, क्यों रिएक्शन नहीं हुआ। मैं बस एक समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे नीचे वाला देखिए, यहाँ बोल रहे हैं एल्युमिनियम था और मैग्नीशियम सल्फेट था। क्या लगता है आपको, क्या रिएक्शन हो पाएगा? अगर किसी बच्चे ने इसको एल्युमिनियम सल्फेट कर दिया और मैग्नीशियम को बाहर निकाल दिया तो उसका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि ये बाकी सब रिएक्शन की तरह नहीं है। पहले आपको जानना पड़ेगा क्या एल्युमिनियम मैग्नीशियम से ऊपर है, यानी क्या ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आंसर आएगा नहीं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। क्या एल्युमिनियम ऊपर है? जरा चेक करते हैं, क्या एल्युमिनियम ऊपर है? सॉरी, यहाँ क्या किस किस को चेक करना है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को चेक करना है। आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ये रहा और मैग्नीशियम ये रहा। तो एल्युमिनियम तो नीचे है ना, तो कम रिएक्टिव हो गया, तो कम रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कम रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख दिया है रीज़न के साथ कि बिकॉज एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, इसलिए नो रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट टॉपिक है हम लोग का, आज हम लोग का टारगेट पूरा होगा। लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेस, एक बार नहीं 2 बार हेरा फेरी होगी। हेरा फेरी रिएक्शन इसको कह सकते हैं हम लोग। डबल डिस्प्लेस कैसे होता है? लिखता है दोज रिएक्शंस in which two different atoms or groups of atoms ions are exchanged are called double displacement reaction। जिसमें 2 जनों का हेरा फेरी होगा उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल बहुत सारे और सबसे आसान मुझे यही रिएक्शन लगता है, एकदम देखते ही पहचान जाओगे। आइए देखते हैं कैसे लिखा है। ये रूल पहले समझते हैं। रूल लिखता है AX है, A X के साथ और B Y के साथ, इसका साथी उसके साथ। क्या होगा? A चला गया Y के साथ, देखिए हेरा फेरी हो रही है, और B चला गया X के साथ। देखिए A वाला चला गया B के साथ, Y था ना, देखिए A Y बन गया और B X बन गया, तो हेरा फेरी हो गई। इसी हेरा फेरी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आराम से समझ सकोगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आराम से देखिए। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट और क्या था? बेरियम क्लोराइड। तो क्लोराइड चला गया सोडियम के साथ और सल्फेट चला गया बेरियम के साथ। देखिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, हेरा फेरी हो गई दोनों के आयंस का। तो BaSO4 और NaCl बन गया। खाली हेरा फेरी करते हैं, इसका नाम उसके साथ कर देना है। बैलेंसिंग का ध्यान रखिएगा। कैसे हो रहा है भाई? Na का 1, SO4 का 2, तो ये 2 इसके पास, BaCl 2, Ba का 2, Cl का 1, ये 2 इसके पास। BaSO4 कैसे? दोनों का 2 कैंसिल। NaCl कैसे? 1 कैंसिल। तो इसका बस ध्यान है बैलेंसिंग का, बाकी सब कर सकते हैं। वैलेंसी और बैलेंसिंग दोनों को ध्यान देना है। यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 कैसे हुआ? Ba का 2, Cl का 1, K2SO4, SO4 का 2, K का 1, ये 1 इसके पास, ये 2 इसके पास। BaSO4 दोनों का 2 कैंसिल, 2 के Cl, K का 1, Cl का 1 कैंसिल। बहुत ही सिंपल है, आराम से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। खाली हेरा फेरी कर देनी है। कैसे हेरा फेरी होगी भाई? सल्फेट चला जाएगा बेरियम के साथ, क्लोराइड चल जाएगा पोटेशियम के साथ। बिल्कुल सिंपल, हेरा फेरी कर दिए, हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेट का नाम पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस
रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनेगा यानी ना घुलने वाली चीज़ बनेगी, उसे हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। लिखता है एनी रिएक्शन डैट प्रोड्यूसेस एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनेगा, ना घुलने वाली चीज़ बनेगी, उसे वो कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड क्या बना देगा, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही प्रिसिपिटेट तैयार होता है। आपको बस नया चीज़ ये जानना होगा कि प्रिसिपिटेट बनेगा कौन सा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको आता है, लेकिन सबसे अहम बात होती है कि प्रिसिपिटेट को कैसे पहचाने कि कौन प्रिसिपिटेट है। तो इसकी पहचान करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उस लॉजिक को बताने के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लिखता है जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्लोराइड इसके पास और सल्फेट इसके पास, तो बन गया सोडियम क्लोराइड, और क्या बन गया भाई, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो ये सब तो बन गए। अब रहा बात कि मैं किसको मानूं कि प्रिसिपिटेट कौन है। तो आप मुझे बताइए Na ज़्यादा रिएक्टिव कि बैरियम, तो बैरियम का नाम तो हमने लिस्ट में देखा ही नहीं, यानी जाहिर सी बात है कि बैरियम कम रिएक्टिव होगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, नहीं घुलेगा, रिएक्शन नहीं कर पाया, नहीं घुल पाया, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए कम रिएक्टिव वाला ही प्रिसिपिटेट होगा, यानी यहाँ पे प्रिसिपिटेट कौन बनेगा, BaSO4 बैरियम सल्फेट डाउनवर्ड तीर में दिखा देंगे, ये डाउन जो तीर दिखाएगा वही हो जाएगा प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट वैसे ही 2 नंबर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम क्लोराइड ई छूट गया है, ई लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl क्या बन जाएगा भाई, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब रहा बात कि प्रिसिपिटेट कौन है, तो सिल्वर कम रिएक्टिव है कि सोडियम, तो आप कहेंगे सिल्वर, क्योंकि सिल्वर नीचे है, चांदी कम रिएक्टिव है, तो चांदी वाला क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। किस कलर का होगा, तो वाइट कलर का। बेरियम सल्फेट भी किस कलर का, तो वाइट कलर का। नेक्स्ट है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl, यहाँ गलती लग रही है, कुछ गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, यहाँ होना चाहिए था BaCl2, ठीक है, बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का मतलब तो 2 चला जाएगा इसके पास। फिर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये चेंज होंगे, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट अब पोटेशियम क्लोराइड, KCl और बेरियम सल्फेट, कौन है कमजोर, कौन है कम रिएक्टिव, बेरियम है कम रिएक्टिव, इसलिए हो जाएगा ये प्रिसिपिटेट वाइट कलर का। नेक्स्ट है लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो आयोडाइड चल जाएगा लीड के साथ, लीड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट चलेगा पोटेशियम के साथ, तो बन जाएगा लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम तो सबसे ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, जल्दी जल्दी रिएक्शन करके मिल जाएगा, बचेगा कौन, लीड, तो लीड का हो जाएगा डाउनवर्ड मतलब प्रिसिपिटेट बनाएगा लीड आयोडाइड, जिसका कलर होता है येलो, याद रखेंगे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट को डालें हाइड्रोजन सल्फेट में H2S में, तो सल्फेट चल जाएगा कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट, तो कॉपर सॉरी यहाँ गलती हो रही है कुछ, हाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए था, ये गलत है, यहाँ आप ठीक कर लेंगे, सल्फाइड माइनर है, बच्चे ने लिखा है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उसको ठीक करवा दे रहा हूँ मैं। तो कॉपर सल्फाइड चला गया और हाइड्रोजन सल्फेट चला गया, हाइड्रोजन सल्फेट और कॉपर सल्फाइड, तो CuS दोनों का 2-2 वैलेंसी खत्म, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। ये CuS कॉपर कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये कॉपर सल्फाइड डाउनवर्ड प्रिसिपिटेट बनेगा ब्लैक कलर का, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अपना टोटल कितने पेज ख़त्म किए, 21 पेजेस, क्लासमेट के पेज से 21 पेज ख़त्म किया, जिसमें से हम लोग के कुछ टॉपिक्स हो पाए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और इस चैप्टर को करने से पहले मैं बार बार समझा दे रहा हूँ कि ये लिस्ट जो है आपका मेटल का लिस्ट, नॉन मेटल का लिस्ट और पॉली एटॉमिक का लिस्ट ज़रूर लिखें, वैलेंसी याद रखें, बिना इसके किए आप अपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने किया अभी तक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, स्पेशल टाइप अभी छोड़े हैं, कोरोजन छोड़ा है और एसिडिटी छोड़ी है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जल्द से जल्द मैं वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू आपके इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि
मेरा हौसला आगे बढ़ता रहे। और साथ ही साथ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825292382। इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।